हम्म। क्या ये बात अजीब नहीं लगती कि अगर कमरे में कोई एक इंसान बहुत गुस्से में है, तो बिना एक भी शब्द बोले वहां मौजूद बाकी लोगों की धड़कनें अचानक तेज होने लगती हैं? हाँ बिल्कुल। और सिर्फ धड़कने ही नहीं, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा हमारी अपनी निजी भावना है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहानी बयान करता है। मतलब विज्ञान के अनुसार गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक छूत की बीमारी है। सही कहा। एक ऐसा वायरस जो हवा में नहीं बल्कि सीधे हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए फैलता है। और ये संक्रमण इतनी तेजी से होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता। मतलब शारीरिक बीमारियों से बचने के लिए तो मास्क पहन लेते हैं या थोड़ी दूरी बना लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन भावनाओं के संक्रमण से बचने का हमारे पास कोई स्पष्ट तरीका नहीं होता। और इसीलिए आज का ये डीप डाइव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। हाँ, और आज हम किसी मेडिकल जर्नल की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आज हमारे विश्लेषण का केंद्र एक बहुत ही अनोखा दस्तावेज है, जो कि 17 मई 2026 की एक आध्यात्मिक अव्यक्त मुरली है। हम्म। और इस गहरे विश्लेषण का मुख्य मिशन ये खोजना है कि कैसे इस दस्तावेज की गहरी आध्यात्मिक बातें, जैसे क्रोध रूपी अक का फूल अर्पण कर दर्पण बनो, आज के आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। और मैं कहूंगी कि इस विश्लेषण की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ कोई दार्शनिक विचार नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझें तो ये इमोशनल मास्टरी, यानी अपनी भावनाओं को गहराई से समझने और न्यूरल रीवायरिंग का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। मतलब दिमाग की बनावट को दोबारा से प्रोग्राम करना। बिल्कुल। क्या बात है। ये चर्चा उन सभी के लिए काम की है जो रोजमर्रा के तनाव और सूचनाओं की इस भीड़ में एक असली वैज्ञानिक शांति की तलाश में है। तो चलिए सीधा उसी वायरस वाली बात से शुरू करते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। बताइए। इस दस्तावेज में खास तौर पर क्रोध पर बहुत जोर दिया गया है और उसे एक भूत कहा गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि इंसान के पास और भी तो बहुत सी नकारात्मक भावनाएं हैं, है हाँ ना? बिल्कुल है। डर है, घबराहट है, उदासी है, लेकिन क्रोध को ही एक भूत या पजेसिंग फोर्स क्यों माना गया? देखिए, इसके पीछे का न्यूरोसाइंस बहुत ही सटीक है। भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम में क्रोध सबसे अधिक सामाजिक रूप से संक्रामक या कह ले सोशली कॉन्टेजियस होता है। सोशली कंटेजियस? या मतलब ये समाज में फैलता है? हाँ, इवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से देखें तो जब आदि मानव को कोई खतरा दिखता था तो उसका गुस्सा और आक्रामकता कबीले के बाकी लोगों को भी तुरंत सतर्क कर देती थी। ओ, एक अलार्म की तरह। बिल्कुल एक अलार्म की तरह। आज हमारे दिमाग में एक खास तरह का सिस्टम होता है जिसे विज्ञान में मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स सिर्फ सामने वाले के हाव भाव की नकल नहीं करते। अच्छा, तो फिर ये क्या करते हैं? इट करते हैं, मतलब मानो वो सब हमारे साथ ही हो रहा हो। अरे, ये तो बिल्कुल फोन के ब्लूटूथ पेयरिंग जैसा है। हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। मतलब बिना जाने ही, बिना कोई बटन दबाए ही हम सामने वाले का तनाव अपने नर्वस सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं। सामने वाला गुस्से में और अचानक हमारे शरीर में भी बिना बात के तनाव महसूस होने लगता है। ये ब्लूटूथ वाला उदाहरण इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाता है। जब वो पेयरिंग होती है ना, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, उसका स्तर तुरंत बढ़ जाता है। लेकिन क्रोध को भूत कहने का जो वैज्ञानिक कारण है वो इससे भी एक कदम आगे की बात है। वो कैसे? जब गुस्सा एक सीमा से बाहर जाता है तो दिमाग में अमिगडाला हाईजैक होता है। अमिगडाला दिमाग का वो छोटा सा हिस्सा है जो खतरे को भांपता है। ओके। तो गुस्से के वक्त ये अमिगडाला हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिक, तर्क और सही फैसले लेता है, वहां खून की सप्लाई ही कम कर देता है। अरे बाप रे, मतलब इंसान सचमुच शारीरिक रूप से सोचने के काबिल ही नहीं रहता। बिल्कुल नहीं रहता। यही इसका मूल कारण है। तार्किक दिमाग के बंद होने से इंसान की अपनी पहचान, उसके मूल्य और सोचने का तरीका कुछ पलों के लिए पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई और शक्ति दिमाग को चला रही हो। सही कहा। और जब वो हाईजैक खत्म होता है तब इंसान सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा या मुझसे ये कैसे हो गया। इसीलिए ऐसे एक भूत या बाहरी कब्जा करने वाली शक्ति कहना न्यूरोलॉजिकल रूप से एकदम सही है। बिल्कुल। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर गुस्सा एक ऐसा ब्लूटूथ वायरस है जो मिरर न्यूरॉन्स के जरिए फैलता है और हमारे लॉजिक को हाईजैक कर लेता है,
तो ये दिमाग में पैदा कैसे होता है? मतलब इसका ट्रिगर क्या है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि इस विश्लेषण में एक जगह क्यों के जाल की बात की गई है। मतलब ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। क्यों का जाल। लेकिन एक आम धारणा यह है कि क्यों पूछना तो वैज्ञानिक है ना? जिज्ञासा के लिए क्यों पूछना तो इंसानी तरक्की की निशानी है। हम्म तो यहाँ ये क्यों इतना नुकसानदायक कैसे हो गया? तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के क्यों की बात कर रहे हैं। विज्ञान या खोज में पूछा जाने वाला जो क्यों है, वो जिज्ञासा से आता है। बिल्कुल। लेकिन जब भावनाएं हाईजैक होती हैं, तो वो क्यों असल में वास्तविकता का विरोध होता है। वास्तविकता का विरोध मतलब जो हो रहा है उसे न मानना। हाँ, ये एक अहंकार से भरा हुआ क्यों है जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे हम सीबीटी कहते हैं, उसका बुनियादी सिद्धांत यही है कि गुस्सा हमें किसी बाहरी घटना से नहीं आता। एकदम सही। गुस्सा इस बात से आता है कि हम उस घटना की व्याख्या कैसे कर रहे हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर मैं इसे एक और एनोलॉजी से समझूं तो ये किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाले एक ग्लिच या बग की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब जब कोई बग आता है तो एक समझदार प्रोग्रामर उस बग को ठीक करने में लग जाता है, लेकिन ये क्यों पूछने वाला दिमाग उस बग को ठीक करने के बजाय इसी बात पर अटक जाता है कि ये बग आया ही क्यों। बिल्कुल, वो वहीं फंस जाता है। हाँ, वो सोचता है ये बग मेरे ही सिस्टम में क्यों आया, इसे तो नहीं आना चाहिए था। और इस चक्कर में कोई कोड फिक्स नहीं होता, बल्कि पूरा सिस्टम उसी सवाल पर हैंग हो जाता है। और वो हैंग होना ना नर्वस सिस्टम के लिए बहुत भारी पड़ता है। जब दिमाग इस क्यों के लूप में फंसता है, तो वो समाधान नहीं ढूंढता, बल्कि वो एक रूमिनेशन लूप बना लेता है। रूमिनेशन लूप मतलब एक ही बात को बार बार सोचना। हाँ, एक ही नकारात्मक बात को बार बार चबाना। इसी संदर्भ में इस दस्तावेज में एक बहुत ही गहरी लाइन है, क्या नहीं कमार बोलो। क्या नहीं कमाल बोलो, सुनने में तो अच्छा लगता है। लेकिन ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये भाषा के जरिए न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करने का एक पूरा तरीका है। वाकई? क्या हमारी भाषा सचमुच हमारे दिमाग के हार्डवेयर को बदल सकती है? विज्ञान तो यही कहता है। हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी बायस होता है। मतलब उसे बुरी चीजें जल्दी दिखती हैं। हाँ, जब हम लगातार शिकायत वाले मोड में रहते हैं, यानी वही कहके करते हैं, तो न्यूरोसाइंस के हेबियन सिद्धांत के अनुसार जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं, वे एक साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। बिल्कुल, यानी नकारात्मकता की नसें दिमाग में मजबूत हो जाती हैं। लेकिन जब हम जानबूझकर अपने शब्दों को बदलते हैं, कमाल बोलते हैं या क्रिएटिव रिस्पॉन्स मोड में आते हैं, तो हम सचमुच दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। क्या बात है। तो जब हम समझ जाते हैं कि ये क्यों वाला बग हमारे सिस्टम को हैंग कर रहा है, तो अगला सवाल ये आता है कि उस वक्त शरीर में जो गुस्से का तूफान उठ चुका है, उसका करें क्या? क्योंकि गुस्सा तो आ गया है। क्या हम उसे बस दबा लें? ये कुछ वैसा ही है जैसे हम कंप्यूटर पे कोई बहुत भारी सॉफ्टवेयर चला रहे हों और जब वो हैंग करने लगे तो उसे बंद करने या ठीक करने के बजाय हम बस उसे मिनिमाइज कर दें। हाँ, मिनिमाइज करना एक अच्छा उदाहरण है। स्क्रीन तो साफ दिख रही है, लेकिन बैकग्राउंड में वो सॉफ्टवेयर सारा रैम खा रहा है और फिर अचानक पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। और इंसानी शरीर के संदर्भ में वो क्रैश क्या है? बीमारियां। हाँ, साइकोसोमैटिक बीमारियां। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि भावनाओं को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, सप्रेशन काम नहीं करता। जब हम गुस्से को दबाते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन हमारे ब्लड स्ट्रीम में लगातार रिसते रहते हैं। इससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। यहीं पर इस आध्यात्मिक दस्तावेज का एक बहुत ही शानदार प्रतीक सामने आता है, अक का फूल। अक का फूल, जो बहुत ही कड़वा और जहरीला होता है। हाँ बिल्कुल, और उसे शिव को अर्पित करने की बात कही गई है। यह असल में इमोशनल एल्केमी या भावनाओं की कीमियागरी का एक बहुत बड़ा विचार है। कीमियागरी मतलब कुछ बदलना? हाँ, इसका अर्थ यह है कि जो ऊर्जा जहरीली है उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे एक उच्च चेतना को सौंप देना है, उसे रूपांतरित करना है। जब उस तेज ऊर्जा को सही दिशा दी जाती है तो वो स्पष्टता और हिम्मत में बदल जाती है। और इसे करने का जो तरीका इस विश्लेषण में बताया गया है वो है दर्पण बनो। एक दर्पण यानी जो सामने है उसे सिर्फ देखना। हाँ, दर्पण की खासियत क्या होती है? वो सिर्फ सटीकता से दिखाता है
कि सामने क्या है। वो कुछ भी अपने अंदर नहीं रखता। बिल्कुल, वो किसी भी चीज को पकड़ कर नहीं रखता, वो पिछली तस्वीर को याद नहीं रखता, और सबसे बड़ी बात, वो कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं देता। मनोविज्ञान में इसे नॉन रिएक्टिव अवेयरनेस या मेटा अवेयरनेस कहा जाता है। अच्छा, मतलब अपने ही विचारों और भावनाओं को थोड़ी दूरी से देखना, जैसे आप किसी और की फिल्म देख रहे हो। एकदम सही समझे। राजयोग का ध्यान असल में इसी विटनेस कॉन्शियसनेस या साक्षी भाव की ट्रेनिंग देता है। वाकई। हाँ, जब दिमाग इस अवस्था में आ जाता है तो उस अमिगडाला को ये संदेश जाता है कि हम खतरे में नहीं हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इससे वो हाईजैक रुक जाता है। बिल्कुल, हाईजैक रुक जाता है और नर्वस सिस्टम तेजी से अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत ही सुकून देने वाला लगता है, लेकिन असली जिंदगी की बात करें तो अकेले किसी शांत पहाड़ की चोटी पर बैठकर दर्पण बनना शायद आसान हो। हाँ, वो तो है। असली जिंदगी में तो इंसान को परिवार के बीच रहना है, ट्रैफिक में ड्राइव करना है, ऑफिस की पॉलिटिक्स झेलनी है। ये विज्ञान वहां कैसे काम आएगा? इस विश्लेषण में एक शब्द आता है, पवित्र प्रवृत्ति, जहां परिवार में रहकर बिना क्रोध के जीने को सबसे एडवांस कर बताया गया है। और ये बात मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 100% सच है। किसी पहाड़ पर शांत रहना कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन एक परिवार के बीच रहकर शांत रहना वो असल परीक्षा है। वो क्यों? क्योंकि परिवार, शादी और बच्चों की परवरिश में हमारे सबसे गहरे ट्रिगर्स छिपे होते हैं। मनोविज्ञान में इसे अटैचमेंट रिएक्टिविटी कहते हैं। अटैचमेंट रिएक्टिविटी मतलब जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही हमें सबसे जल्दी ट्रिगर भी करते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ हमारे इमोशनल स्टेक्स यानी हमारी भावनात्मक हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती हैं। हमारी बचपन की कंडीशनिंग और हमारी असुरक्षाएं अपनों के बीच ही सबसे जल्दी बाहर आती हैं। ये बात तो बहुत सही कही आपने। इसीलिए पारिवारिक जीवन असल में इस आध्यात्मिक और भावनात्मक मास्टरी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। अल्बर्ट बैंडुरा की सोशल मॉडलिंग थ्योरी भी हमें यही बताती है। वो थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि इंसान उपदेश सुनकर नहीं सीखता, बल्कि वो हमेशा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ऑब्जर्व करके सीखता है। इस दस्तावेज में इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण या अपने व्यवहार से साबित करने की बात कही गई है। अच्छा, तो अगर हम इसे उस कमरे वाले उदाहरण से जोड़ें जहां सब लोग गुस्से में चिल्ला रहे हैं, तो एक शांत इंसान पूरे कमरे का माहौल कैसे बदल सकता है? सोचिए कैसे बदलेगा। इसका मतलब है कि एक शांत व्यक्ति उस कमरे में सिर्फ एक थर्मोमीटर की तरह नहीं होता जो सिर्फ ये बताता है कि कमरे का तापमान कितना गर्म है, बल्कि वो एक थर्मोस्टैट बन जाता है। अरे वाह, क्या एनालॉजी दी है। बिल्कुल, वो अपने शांत नर्वस सिस्टम से पूरे कमरे के तापमान को कंट्रोल करने लगता है। बिल्कुल। विज्ञान में इसी प्रक्रिया को को-रेगुलेशन कहा जाता है। को-रेगुलेशन। हाँ, हमारा नर्वस सिस्टम किसी आइलैंड की तरह अलग-थलग काम नहीं करता। जब एक स्थिर और शांत व्यक्ति किसी तनावपूर्ण जगह पर जाता है, तो उसकी वेगस नर्व दूसरों के नर्वस सिस्टम को सुरक्षा का सिग्नल भेजती है। मतलब बिना कुछ बोले ही मैसेज चला जाता है। हाँ, बाकी लोगों का दिमाग अवचेतन रूप से यह महसूस करता है कि अगर ये व्यक्ति शांत है, तो शायद हम सुरक्षित हैं। इसीलिए इंसान को पारिवारिक जीवन से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी प्रयोगशाला में रहकर अपनी चेतना को एक थर्मोस्टैट की तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो इसका क्या मतलब है? इस इमोशनल मास्टरी को हम रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें? इस दस्तावेज में एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह दी गई है। समय को टीचर मत बनाओ। बहुत गहरी बातें हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी बड़े संकट या मेंटल ब्रेकडाउन के आने से पहले ही खुद को तैयार कर लेना चाहिए। बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई समझदार इंसान कार के इंजन के पूरी तरह से सीज होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो समय समय पर उसका ऑयल चेंज करता रहता है। ये क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। और मनोविज्ञान इसे प्रिवेंटिव रेगुलेशन कहता है। संकट के समय अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इसकी ट्रेनिंग शांत समय में करनी होती है। मतलब जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब अभ्यास करें। बिल्कुल। राजयोग वास्तव में इसी प्रिवेंटिव कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग है। इसमें मन, वचन, कर्म की पवित्रता की बात की गई है। मन, वचन और कर्म एक समान हो। विज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। जब आपके विचार, आपके शब्द और आपके काम एक ही दिशा में होते हैं, तो आपके नर्वस सिस्टम का तनाव अपने आप कम हो जाता है। कोई आंतरिक टकराव ही नहीं बचता।
और इसे रोजाना के जीवन में ट्रैक करने के लिए एक लिखित सेल्फ चेकिंग या रोज ओके लिखने का एक दिलचस्प होमवर्क भी इसमें बताया गया है। हाँ, ये आज के आधुनिक बिहेवियरल ट्रैकिंग सिस्टम जैसा ही है। वो कैसे काम करता है? जब कोई इंसान अपनी आदतों को रोज लिखता है तो उसका दिमाग उस पैटर्न के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाता है। ये धीरे धीरे आपके अंदर के उस ऑब्जर्वर या गवाह वाले हिस्से को मजबूत करता है, जिससे आप अनजाने में होने वाली प्रतिक्रियाओं को रोक पाते हैं। इसके अलावा कुछ और बहुत ही व्यवहारिक तरीके सामने आते हैं, जैसे जब भी गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले 6 सेकंड का पॉज लेना। 6 सेकंड का पॉज। और जब मन में क्यों का सवाल उठे तो उसे तुरंत बदलकर सोचना कि अब क्या, मतलब व्हाट नाउ। ये दिमाग को तुरंत समस्या वाले लूप से निकालकर समाधान की तरफ ले जाता है। और वो जो 6 सेकंड का पॉज आपने बताया ना, वो बहुत वैज्ञानिक है। अच्छा, 6 सेकंड ही क्यों? क्योंकि गुस्से के दौरान अमिगडाला में जो रसायनों का उछाल आता है, उसे प्रोसेस होने और हमारे तार्किक दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस ऑनलाइन आने में लगभग इतना ही समय लगता है। अरे वाह, मतलब 6 सेकंड में हार्डवेयर रिबूट हो जाता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात बहुत अहम है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ये समूह या ग्रुप की बात कर रहे हैं? हाँ, ये समूह में एक साथ ध्यान करने या एक साथ सकारात्मक सोच रखने की ओर इशारा करता है। जब कई लोग एक साथ शांत अवस्था में होते हैं तो वहाँ ग्रुप सिंक्रोनाइजेशन होता है, जो हर एक व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को ज्यादा गहराई से शांत करता है। ये सारी चर्चा हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ला खड़ा करती है कि शिव जयंती जैसे त्योहारों या इन आध्यात्मिक प्रतीकों का न्यूरोसाइंटिफिक अर्थ आखिर क्या है। इस पूरे डीप डाइव में हमने देखा कि ये सिर्फ कुछ रस्में निभाने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे चेतना के विकास के नजरिए से देखें तो ये मानवीय चेतना के भीतर एक हायर कॉन्शियसनेस या उच्च चेतना के जन्म का प्रतीक है। हायर कॉन्शियसनेस? हाँ, ये वो अवस्था है जहां इंसान अपने अमिगडाला के कंपल्सिव इम्पल्सेस यानी मजबूर कर देने वाले आवेगों से पूरी तरह आजाद हो जाता है। वो अपने अंदर चल रहे विचारों और भावनाओं का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका मास्टर बन जाता है। क्या बात है! इसका मतलब है कि इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य इंसान को एक रिएक्शन आधारित यानी प्रतिक्रिया करने वाले प्राणी से बदलकर एक रिस्पॉन्स आधारित यानी सोच समझकर जवाब देने वाले जागरूक प्राणी में बदलना है। बिल्कुल। और जब वो जागरूकता आ जाती है, तभी हम उस भूत से असल में आजाद होते हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। वाकई आज के इस डीप डाइव ने सच में देखने का एक नया नजरिया दिया है। हमने समझा कि हमारी भाषा, हमारी सोच और हमारे ऑब्जर्व करने का तरीका कैसे हमारे दिमाग के हार्डवेयर को बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। और अंत में इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है, जो शायद हमारे सुनने वालों को आगे और गहराई से सोचने पर मजबूर करे। वो क्या है? अगर सिर्फ अपनी भावनाओं को एक गवाह बनकर ऑब्जर्व करने से ही हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा व्यवहार बदल जाता है, तो सोचिए क्या होगा अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल दें। बहुत दिलचस्प। क्या हो अगर हम रोज के उस ट्रैफिक जैम को, उस बॉस की झुंझलाहट को या किसी के खराब व्यवहार को एक समस्या मानने के बजाय अपने दिमाग का एक न्यूरोप्लास्टिक वर्कआउट मान लें। क्या बात है? मतलब क्या ये छोटे छोटे ट्रिगर्स जिनसे हम हर दिन भागना चाहते हैं या जिनके कारण हम शिकायत करते हैं, असल में हमारी चेतना को विकसित करने का सबसे बड़ा सीक्रेट जिम हो सकते हैं। एक सीक्रेट जिम जहां हमारा दिमाग रोज कसरत कर रहा है। बहुत ही कमाल का विचार है ये। इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। अपने अंदर के सीक्रेट जिम को पहचानें और उस पर विचार करते रहें।